तो स्वागत है मेरे देश के जितने इंडियन एयरफोर्स एस्पिरेंट हैं। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कमाल का होने वाला है और बहुत सारे डाउट्स हैं और कंफ्यूजन है जो अक्सर आपके दिमाग में बने रहते हैं। उनमें सबसे बड़ा डाउट एंड डिस्कशन का विषय होता है कि आखिर एयरफोर्स में ग्राउंड ड्यूटी और फ्लाइंग ब्रांच के बारे में बताएं। आखिर दोनों में क्या डिफरेंस होता है, दोनों में बेहतर कौन सा है और कैसे हम दोनों को बेहतर तरीके से चुन सकते हैं। ऑब्वियसली आज इसके विषय में डिटेल आपसे बात करूंगा, जहाँ मैं आपसे ग्राउंड ड्यूटी और फ्लाइंग ब्रांच के विषय में भी बात करूंगा, साथ ही साथ प्रमोशन, सैलरी जैसे सभी बिंदुओं पर बात करूंगा और आपको क्लैरिटी दूंगा कि इंडियन एयरफोर्स में ग्राउंड ड्यूटी और फ्लाइंग ब्रांच में बेसिकली डिफरेंसेस क्या है। आपको पता है इंडियन एयरफोर्स हर साल ऑफिसर कैडर में एंट्री के लिए एफकैट के नाम से एंट्री निकालती है। एफकैट यानी एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। एफकैट एग्जाम एयरफोर्स के ग्राउंड ड्यूटी और फ्लाइंग ब्रांच के लिए वैकेंसीज आती हैं। अब बहुत से कैंडिडेट को लगता है कि फ्लाइंग ब्रांच एक सुपीरियर जो है ब्रांच के तौर पर और ग्राउंड ड्यूटी के ऑफिसर सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करते हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। कैंडिडेट्स को अपने दिमाग से इस थॉट को बिल्कुल निकाल देना चाहिए, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स के अंदर दोनों की ही उतनी वैल्यू है, चाहे आप ग्राउंड ड्यूटी के थ्रू जा रहे हो या फिर फ्लाइंग ब्रांच के थ्रू जाते हो। अब पहले जानते हैं कि एफकैट एग्जाम से किस ब्रांच के लिए क्या करियर ऑप्शन है, समझते हैं। मैंने बताया एफकैट ग्राउंड ड्यूटी और फ्लाइंग ब्रांच के लिए वैकेंसीज आती है, तो आप जानते होंगे कि इनमें से कौन कौन से शॉर्ट सर्विस कमीशन कैटेगरी में आते हैं और कौन परमानेंट कमीशन में। जब हम फ्लाइंग ब्रांच की बात करते हैं तो फ्लाइंग ब्रांच से चुने गए कैंडिडेट शॉर्ट सर्विस कमीशन कैटेगरी में चुने जाते हैं। वहीं जब ग्राउंड ड्यूटी की हम बात करें तो वहाँ पर परमानेंट कमीशन और शॉर्ट सर्विस कमीशन दोनों ही आपको मिलता है। वही फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो उन्हें शॉर्ट सर्विस कमीशन एंट्री ही मिलती है, पर फ्यूचर में वैकेंसी और उनके सर्विस को देखते हुए उन्हें परमानेंट कमीशन भी दिया जाता है। बात करें इन दोनों स्ट्रीम के ब्रांचेस की तो फ्लाइंग ब्रांच से आप पायलट बन सकते हैं, जिसमें आपको एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर को ऑपरेट करने की ट्रेनिंग मिलती है। ग्राउंड ड्यूटी दो हिस्सों में बांटी जाती है, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल। ग्राउंड ड्यूटी जब हम टेक्निकल ब्रांच की बात करते हैं तो इसमें दो करियर ऑप्शन आपके पास होते हैं। पहला एरोनॉटिकल इंजीनियर मैकेनिकल और दूसरा एरोनॉटिकल इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स। जब हम ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल की बात करते हैं तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंट्स, लॉजिस्टिक, एजुकेशन एंड मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट जैसे ब्रांचेस वहां पर इंट्रोड्यूस की जाती हैं। इन दोनों ब्रांचेस में ज्वाइनिंग के लिए कंडक्ट किए जाने वाला एसएसबी इंटरव्यू प्रोसीजर में कोई डिफरेंस नहीं होता है, बट जो कैंडिडेट फ्लाइंग ब्रांच के लिए जाते हैं उन्हें एक स्पेशल टेस्ट से गुजरना पड़ता है, जिसे हम CPSS टेस्ट के नाम से जानते हैं। और इसको लेकर एक स्पेशल वीडियो भी मैंने रिलीज की हुई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जा रहा है। तो एक बार जाकर के आप समझें कि अगर आप फ्लाइंग ब्रांच आपका चॉइस है तो आखिर CPSS टेस्ट का क्या रोल है, क्या महत्व है और क्यों इस टेस्ट को लाइफ में वन टाइम टेस्ट कहा जाता है। कैट एग्जाम में ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए अप्लाई कर रहे कैंडिडेट्स को EKT इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट भी देना होता है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स की एज 20 से 24 साल होनी चाहिए, और वहीं जब हम ग्राउंड ड्यूटी जो है कैंडिडेट्स की अप्लाइंग एज की बात करते हैं तो 20 से 26 साल की होनी चाहिए। एजुकेशनल एलिजिबिलिटी की बात करें तो फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई करने के लिए किसी भी कैंडिडेट का क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए वो ग्रेजुएशन में मिनिमम 60% एग्रीगेट होना चाहिए, और साथ ही साथ 10+2 में भी मैथ और फिजिक्स में आपका 50% होना अनिवार्य है। वहीं जब हम बात करते हैं ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, लाजमी सी बात है यहाँ आपका BA एंड BTech में 60% होना अनिवार्य है, बट साथ ही साथ 10+2 की मैथ एंड फिजिक्स में भी आपका 50% होना अनिवार्य हो जाता है। जब वही हम ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल कैटेगरी की बात करते हैं तो इसमें ऑब्वियसली आपका सिंपल ग्रेजुएशन होना चाहिए, जिसमें 60% आपका होना अनिवार्य है। 10+2 में किसी भी तरह की परसेंटेज की कोई भी बाध्यता नहीं है। इसमें क्वालिफाइंग के साथ साथ लास्ट ईयर दैट मीन अपीयरिंग कैंडिडेट्स भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करें ट्रेनिंग ड्यूरेशन की तो फ्लाइंग ब्रांच कैंडिडेट्स को 1.5 साल तक की ट्रेनिंग करनी होती है। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल कैंडिडेट्स को 6 मंथ की और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल कैंडिडेट्स को 1 ईयर की ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होती है। सभी ट्रेनिंग प्री कमीशन ट्रेनिंग होती है और ये ट्रेनिंग एयरफोर्स एकेडमी डुंडीगढ़ हैदराबाद में होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम कैंडिडेट के मन में सैलरी और रैंक को लेकर बहुत सारे डाउट्स आते हैं कि सर फ्लाइंग के लिए अलग रैंक है एंड ग्राउंड के लिए अलग रैंक है। एयरफोर्स में ज्वाइनिंग के वक्त फ्लाइंग ब्रांच और ग्राउंड ड्यूटी दोनों कैडेट्स को कमीशन के बाद फ्लाइंग ऑफिसर की ही रैंक दी जाती है और सैलरी भी बिल्कुल इनको बराबर मिलती है। तो ये थी इंडियन एयरफोर्स फ्लाइंग ब्रांच और ग्राउंड ड्यूटी के बीच कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस। आई होप आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ऐसे ही सीरीज में लगातार मैं आपके सामने आऊँगा। फ्लाइंग ब्रांच और ग्राउंड ड्यूटी के अंदर क्या क्या काम करने होते हैं, इनके स्पेसिफिक टॉपिक पे भी मैं आपके सामने बात करूंगा। बट इसके बावजूद कोई डाउट्स हो, कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में। और मैं चाहता हूं देश के जितने हमारे इंडियन एयरफोर्स लवर हैं वो 10+2 लेवल पे NDA के द्वारा जाना चाहते हैं या ग्रेजुएशन लेवल पे एफकैट और सीडीएस के माध्यम से जाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि एयरफोर्स में जाने का ये 3 सबसे बेहतर रास्ते हैं। 10+2 लेवल पे NDA है हमारे पास, ग्रेजुएशन लेवल पे सीडीएस और एफकैट हमारे पास ऑप्शन है। तो मैं चाहता हूँ अगर वाकई में इंडियन एयरफोर्स आपका जज्बा है तो उठिए, खड़े होइए, जम के लगिए। मेजर कल्स ऑलवेज एस्पायर्स टू गिव द बेस्ट ट्रेनिंग फॉर NDA,
फॉर द CDS एंड फॉर द AFCAT, तो आपका सपना है इंडियन एयरफोर्स में ग्राउंड ड्यूटी में जाने का या फ्लाइंग ब्रांच में जाने का, तो वेलकम टू MKC, क्योंकि यहीं से रास्ता बनेगा आपके सपनों का जो आप जीवन में तय करना चाहते हैं। तो ऐसे ही डिफेंस से जुड़ी हुई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड अपडेट्स के लिए लगातार इस चैनल पर बने रहिए। बाकी कमेंट बॉक्स में आकर के बिल्कुल अपनी क्वेरीज को रखना ना भूलें, क्योंकि आपका आदेश हमेशा सर आंखों पर, और मैं फिर से हाजिर होता हूँ एक नए अपडेट, नई इन्फॉर्मेशन और नई जानकारी के साथ। विश यू ऑल गुड लक। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।